आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेपरवाह इश्क एपिसोड 2। आप सभी का बेहद शुक्रिया दोस्तों, आपने युविश्रा और उनकी कहानियों को इतना प्यार दिया। अगली कहानी में आपके चहेते युवराज श्रद्धा अपने इन्हीं नामों के साथ आएंगी। तब तक उनके नए नामों के साथ ये खूबसूरत सी कहानी बेपरवाह इश्क एंजॉय कीजिए। कबीर नहीं चाहते थे कि वो लड़की उनके परिवार वालों से ज़्यादा घुले मिले और बेवजह इस घर को उसकी आदत पड़ जाए। बड़ी मुश्किलों से किसी तरह अपने आप को कली से इस बारे में बात करने के लिए तैयार करके वो उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगे। तभी दादी के कमरे से हंसने खिलखिलाने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जो दादी और कली की थी। दोनों हंसते हुए बातें करने में लगी हुई थी, लेकिन कली की हंसने की आवाज़ उनके दिल में नश्तर की तरह चुभ रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ये लड़की कितनी शातिर है, घर के बुजुर्गों को अपना बनाकर इस घर में अपना पैर जमाना चाहती है, जो मेरे रहते कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब तो इस लड़की को इस घर से जाना ही होगा। वो इस वक्त गहरी सोच में डूबे हुए थे कि दरवाजे पर दादी की नज़र पड़ते ही हाथों के इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया और कली के बगल में खाली जगह पर बैठने का इशारा करने लगी। दादी के इशारे को समझ कली अपने आप में ही सिमट सी गई और वहीं दादी के कहने पर कबीर कली के बगल में बैठ तो गए, लेकिन मन ही मन कुड़कर सोचते रहे, मैं यहाँ क्या करने आया था और कर क्या रहा हूँ। बार बार इस लड़की का भाग्य इसका साथ दे रहा है। जितनी बार कोशिश कर रहा हूँ इसे यहाँ से भगाने की, कोई ना कोई ऐसी वजह हो जा रही है जिसकी वजह से मैं इसकी साफ साफ बात नहीं कर पा रहा। लेकिन अब मैं इस लड़की को अपने घर में और नहीं झेल सकता। माँ और दादी जिस तरह से इसके कंट्रोल में होती जा रही है, मुझे तो लग रहा है कि अगर इस लड़की ने जल्दी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर इस घर से नहीं गई तो शायद आगे चलकर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। दादी के पास थोड़ी देर रुकने के बाद कबीर ने कली से साफ साफ शब्दों में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसीलिए मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर चलो। कली ने झट से आश्चर्य से कबीर को देखा, वहीं दादी भी उन्हें सवालिया नजरों से देख रही थी। चलो, कबीर ने दोबारा कहा। कली अब भी क्या कर सकती थी, उनकी बातों की अवहेलना भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए उनकी बातों को सुनकर दादी की तरफ देखा। दादी ने पलकें झपकाकर तसल्ली दी तो वो उनके साथ बाहर आ गई। बाहर आकर बिना एक पल गवाए कबीर बोले, मैं घुमा फिरा कर बात करने में विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि तुम हमारे घर को छोड़कर जितनी जल्दी हो सके चली जाओ। मेरे परिवार वाले बहुत ही मासूम हैं, किसी बाहर वाले को भी अपना बनाने में समय नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन्हें तुमसे किसी भी तरह की उम्मीद बने। इसलिए अपना रिश्ता इस घर में मजबूत बनाने की बजाय इस घर के लोगों को सुकून से रहने दो और घर छोड़कर चली जाओ। तुम्हारी मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी बातों को सुनकर वो एकटक उन्हें देखती रही, फिर नजरें नीची कर ली। इस वक्त उसके मासूम से चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी, क्योंकि इस शहर में उसका कोई और ठिकाना नहीं था। लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो कबीर की बात मानकर जल्दी ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी। उसे भी ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और जिसके मन में उसके लिए अच्छी भावनाएं ना हो। परिवार तो अच्छा था, लेकिन कबीर का व्यवहार उसके लिए ज़रा भी अच्छा नहीं था, इसलिए उसका इस घर से चले जाना ही बेहतर होगा। उसने दो टूक जवाब देते हुए कहा, जी अच्छा, मैं आपके घर से चली जाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। कबीर ने अपने मन की बात उससे कह दी थी और अब उसका मन काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि जब से कल इस घर में आई थी हर पल उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि जितनी जल्दी हो सके वो इस घर से चली जाए। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर माँ और दादी कली का इंतजार कर रहे थे। माँ ने शंकु को भेजकर उसको बुलाने के लिए कहा तो उसने आकर बताया कि कली मैडम कमरे में नहीं है और उनका सामान भी नहीं है, लगता है वो घर छोड़कर चली गई हैं। शंकु के इतना कहते ही दादी और माँ निगाहें कबीर की तरफ उठ गई, जैसे दोनों उनसे सवाल कर रहे हों कि कहीं उसके घर छोड़कर जाने का कारण कबीर तो नहीं, क्योंकि जब से कली इस घर में आई थी कबीर उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं करते थे और ऐसे अचानक बिना बताए घर छोड़कर जाना ये कली के संस्कार नहीं थे। उसने तो पहले ही दिन से इस परिवार को इस तरह से अपना बना लिया था जैसे वो कभी पराई थी ही नहीं। दोनों कबीर को घूर रहे थे और कबीर चुपचाप अपना नाश्ता करने में बिजी थे। शांत रहने पर दादी ने सवाल किया, कल आप कली को अपने साथ क्या बात करने के लिए लेकर गए थे? क्या आपने उन्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कह दिया? दादी की बातों को सुनकर माँ कबीर पर गुस्सा होती हुए बोली, कबीर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं?
वो बच्ची शहर से अनजान है। मैं जानबूझकर उसे अपने घर में नहीं लाई थी। आज अगर उस बच्ची के साथ कुछ भी गलत हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आप क्यों ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत उस बच्ची के साथ कर रहे हैं? आप तो ऐसे नहीं हैं। फिर उस मासूम के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए आपने ज़रा भी इस बारे में नहीं सोचा कि इस अनजान शहर में उस लड़की का इस तरह बेघर रहना हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। आपने तो हमारी बात का भी मान नहीं रखा। क्या अब आपका गुस्सा आप पर इतना हावी होने लगा कि क्या सही है और क्या गलत इसमें भी फर्क करना भूल गए आप? दूसरी तरफ रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई मुरझाई सी कली मन ही मन सोच रही थी, मैंने भी क्या किस्मत पाई है। जिसे भी अपना समझने लगती हूँ वो अगले ही पल पराया नजर आने लगता है। क्या मेरी किस्मत में हर बार ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाना लिखा है? इसी कश्मकश में उसे वहां बैठे कई घंटे गुजर गए, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाई कि उसे अपनी जिंदगी के हार कर वापस लौट जाना चाहिए या फिर एक बार और कोशिश करनी चाहिए और अपने सपनों को साकार करने की। धीरे धीरे शाम से रात गहराने लगी थी और अब तो ये जगह उसके लिए सेफ नहीं रह गई थी। इस स्याह काली रात में वो डरी सहमी सी प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठी हुई किसी ऐसे का इंतजार कर रही थी जो उसे ऐसी दुविधाजनक स्थिति से निकालकर उसे आगे की दिशा दिखाए। लेकिन ये भी उसकी कोरी कल्पना मात्र थी जो इस विकट घड़ी में उसे थोड़ी सुकून पहुंचा रही थी। वो जानती थी कि अब आगे उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी दिल का एक कोना उसे इस बात की तसल्ली दे रहा था कि शायद इस बार उसकी किस्मत उसका साथ दे जाए। वो किसकी उम्मीद में बैठी थी? उसके जिसे उसके रहने से खतरा महसूस हो रहा था, जिसने उसे घर से निकलते वक्त एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस अनजान शहर में एक लड़की जिसका यहाँ कोई अपना नहीं है अचानक से बिना किसी बंदोबस्त के घर से बाहर कैसे जाएगी। कबीर उसको शुरू से ही एक अनसुलझी पहेली सी नजर आए थे, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो दिल से भी उतने ही बुरे हैं जितनी कड़वी उनकी जुबान। उनके अंदर इंसानियत जैसे दूर दूर तक कोई भावना नहीं है। उन्हें सिर्फ खुद के लिए जीना आता है, दूसरों की तकलीफों का उन पर कोई असर नहीं होता। के नाते परेशानियों से जूझ रहे व्यक्ति से सहानुभूति होना स्वाभाविक होता है, लेकिन कबीर ऐसे संदिल इंसान है जिस पर किसी भी भावना का कोई असर नहीं होता। फिर ऐसे इंसान से उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी कहलाएगी। वो अपने ही विचारों में गुम यही सब सोच रही थी जब पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने अपनी सोच से बाहर आकर घबराते हुए उस इंसान के हाथों को अपने कंधे से झटकते हुए धमकी भरे स्वर में कहा, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं कराटे चैंपियन हूँ। पल भर में तुम्हें धूल में मिलाने की हिम्मत रखती हूँ। उसने अपने कंधे पर हाथ रखने वाले इंसान को धमकी भरे बड़े बड़े शब्द बोल तो दिए थे, लेकिन अभी भी उसका शरीर डर से कांप रहा था। वो पलटकर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे उस इंसान की तरफ देखने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये क्या? उस पर नज़र पड़ते ही वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो इंसान रेलवे प्लेटफॉर्म के सामने बैठा हुआ भिखारी था जिसे कुछ देर पहले उसने इग्नोर करने की कोशिश की थी। उसने गुस्से में आकर उसे कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही उस भिखारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बिटिया कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे गलत मत समझना बिटिया, मैंने तुम्हें काफ़ी देर तक आवाज़ भी दी, लेकिन तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। शायद तुम किसी सोच में थी, इसीलिए मुझे तुम्हें इस तरह से कहना पड़ा। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरी मजबूरी समझो। अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हें यहाँ काफ़ी देर से बैठे हुए देखकर बड़ी मुश्किल से किसी तरह हिम्मत जुटाकर तुम्हारे पास आया हूँ। भिखारी की हालत सचमुच बद से बदतर हो चुकी थी। फटे हुए कपड़े और भूख के कारण जर्जर हो चुके शरीर, वो नाम मात्र एक हड्डी का ढांचा नजर आ रहा था। उसे देखकर कली की नज़रों में उसके लिए अत्यंत दया भावना उत्पन्न हो चुकी थी और वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथों पर रखते हुए बड़े प्यार से बोली, बाबा इन पैसों से कुछ खाने की चीज़ें खरीद कर खा लीजिए। इस वक्त आपकी ये मजबूर बेटी इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरी भी हालत कुछ अधिक बेहतर नहीं है। इस वक्त मेरे पास भी रहने और खाने के लिए जगह नहीं है। भिखारी पैसों को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए उसको ढेर सारा आशीर्वाद देकर आगे निकल गया। मेरे पर कुछ खाने पीने के सामान मिल रहे थे। कुछ देर बाद भिखारी को पास में बैठा हुआ खाते देखकर कली के मन को संतुष्टि प्राप्त हुई। कम से कम आज उसने एक ऐसे इंसान को खाना खिलाया जो काफ़ी दिनों से भूख के कारण तड़प रहा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन पटरी पर आ पहुंची थी और कली भारी मन से अपना सामान समेटते हुए ट्रेन की तरफ आगे बढ़ रही थी। दरवाजे के पास आकर अपने सामान को ऊपर चढ़ाकर खुद भी ट्रेन में चढ़ने ही वाली थी जब पीछे से किसी ने आवाज़ देकर उसे रुकने के लिए कहा।
वो आवाज़ कुछ कुछ जानी पहचानी थी, लेकिन उसको भरोसा नहीं था कि आज के बाद वो इस आवाज़ को फिर कभी सुन पाएगी। इसलिए उसने अपना भ्रम समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहे। तभी वो आवाज़ एकदम करीब से आती हुई महसूस हुई। उसके कदम रुक ज़रूर गए थे, लेकिन उसने पीछे पलटकर देखने की कोशिश नहीं की। वो इंसान जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, उसके करीब आकर कहा, बहरी हो? इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। इतना भी मैनर्स नहीं है कि कम से कम पलटकर एक बार देख तो लूं कि कौन बुला रहा है। आखिर किस बात का ईगो है तुम्हें? ना तो रहने के लिए जगह है और ना ही जेब में पैसे, लेकिन फिर भी अभी भी अक्ल ढीली नहीं हुई। कली कुछ कहती उसके पहले ही माँ सामने आकर कबीर को डांटते हुए बोली, अभी भी तुम इस मासूम बच्चे पर अत्याचार ही कर रहे हो, जबकि जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ को सामने देखकर कली हतप्रभ रह गई। उन्हें इस तरह अपने सामने देखकर कली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। माँ ने आगे बढ़कर उसको गले लगाते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम सकुशल हो मेरी बच्ची। जब से मुझे पता चला कि तुम घर छोड़कर चली गई हो, मेरा मन अंदर ही अंदर घबरा रहा था। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने तुम्हारा भरोसा खो दिया। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आई थी और तुम्हें मेरी हुई वजह से घर से निकाला गया। आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है जो मैंने आपके घर को अपना समझकर उस पर हक जमाने की कोशिश की। ये बात कहते हुए कली तिरछी नजरों से कबीर की तरफ देख रही थी, जबकि निगाह कली की अभी उसकी तरफ गुस्से से उठी हुई थी। माँ उसको चुप कराते हुए बोली, जो हो चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अब मैं किसी और को तुम्हारे बारे में फैसला नहीं लेने दूंगी। तुम मेरी बेटी हो और इस हक से वो तुम्हारा भी घर है, और उस घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। कली कबीर की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर एक बार फिर से माँ को मनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और कबीर से कहकर उसका सारा सामान गाड़ी में रखने को बोली, जिसे कबीर ने मन मार कर गाड़ी में रख लिया। कि काफी मान मनोबल के बाद कली उनकी बातों को मानकर घर वापस लौट आई थी, लेकिन अब उसे एक बार फिर से इस घर में रहकर कबीर की कड़वी बातों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने मन ही मन फैसला तो ले लिया कि वो जल्द ही अपने रहने के ठौर ठिकाने का कहीं और बंदोबस्त करेगी और कबीर की जल्दी कटी बातों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जीवन भर कबीर की बातों को सुनने का सब्र उसके अंदर नहीं था। लेकिन इन सबसे उलट माँ ने तो कली के स्वभाव और शालीनता को देखकर कुछ और ही सपने संजो लिए थे। आगे क्या होने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ था, लेकिन सभी अपने मन की बात सोचकर उस पर अमल करने की कोशिश में अपना 100% देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। कली अपने स्वभाव के अंतर्गत एक बार फिर से परिवार में इस तरह से घुल मिल गई जैसे उसके साथ कभी कुछ हुआ ही ना हो, और यही बात कबीर को काफ़ी खल रही थी, क्योंकि उन्होंने जो प्रयास किया वो निष्फल हो गया और कली के घर वापस लौटने पर एक बार फिर से उनका परिवार उस पर अपना भरपूर स्नेह उड़ेलने लगा था। एक दिन कबीर हॉस्पिटल के लिए तैयार होकर निकल रहे थे जब माँ ने उन्हें रोककर कली को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा, क्योंकि उसका कॉलेज भी रास्ते में ही पड़ता था। वो माँ चाहती थी कि वो कबीर के साथ सुरक्षित अपने कॉलेज पहुँच जाए। कबीर अपनी माँ के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। उसके मना करने के बावजूद भी वो अपनी बात मनवा कर रहेंगी, इसलिए उन्होंने चुपचाप गाड़ी में बैठकर कली के आने का इंतजार किया। जब वो आई तो उसने कबीर के शांत स्वभाव को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि ये किसी खतरनाक तूफान के आने से पहले की शांति है, जो एक बार फिर उसके जीवन को तहस नहस करने के बाद ही शांत होगी। इस वक्त की परिस्थिति के अनुकूल वो अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रही थी और मजबूरी में बस माँ को बाय कहकर कबीर के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ी। गाड़ी में दोनों की खामोशी के सिवा कुछ ना था। अभी कुछ दूर पहुंचे थे कि सुनसान रास्ते पर कबीर ने गाड़ी अचानक से रोकी और कली को इशारा करके गाड़ी से उतरने के लिए कहा। कली को समझ आ चुका था कि इतने देर से शांति चित होकर कबीर उसके खिलाफ के षड्यंत्र को अमल में लाने की सोच रहे थे। वो कबीर द्वारा इस अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि कोई भी इंसान इस तरह से किसी लड़की को अनजान और सुनसान रास्ते पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसे पता था कि उसके बार बार कहने के बावजूद उसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए वो चुपचाप अपना बैग लेकर गाड़ी से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही कबीर फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिना उसकी तरफ एक बार भी देखे आगे बढ़ चले। कली अपने स्वभाव के अनुसार जब तक कबीर की गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक इस उम्मीद के सहारे लगातार देखती रही कि हो सकता है कबीर को अपनी गलती का एहसास हो और वो दोबारा वापस लौट आए।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कली को इस कड़क धूप में अपना रास्ता स्वयं ही पार करना पड़ा, क्योंकि उस सुनसान राह पर खड़े होकर किसी का इंतजार करना अपने आप में मूर्खता थी। क्योंकि जो साथ था वही दगा दे गया, तो किसी और से कैसे उम्मीद की जा सकती थी। चलते चलते समय तो काफी लगा, लेकिन अंततः वो ऐसी जगह पहुंच गई जहां से आगे के लिए लिफ्ट लिया जा सकता था। कॉलेज पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी, लेकिन कॉलेज पहुंचकर उसे थोड़ा सुकून मिला। अपनी थकान मिटाने के लिए सबसे पहले उसने पानी की बोतल निकालकर अपना चेहरा धोया और पानी पिया। मौसम में और कबीर के अटपटे व्यवहार से दुखी मन को पानी की तरावट से थोड़ी राहत महसूस हुई और एक बार फिर से कबीर के बेतुकी हरकत के बारे में सोचकर उसके प्रति अपने मन में घृणा का अनुभव करने लगी। वो जानती थी कि अगर वो इस बारे में उनकी माँ से बात करेगी तो मामला और बिगड़ सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि जब तक वो उस घर में रहेगी, कबीर के सामने आने से बचने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि उस इंसान के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। और अगर ऐसे ही वो बार बार उससे टकराती रही तो उसे ही नुकसान पहुंचने वाला है। इससे बेहतर है कि ऐसे अड़ियल और बददिमाग इंसान से अपने आप को दूर रखा जाए। कॉलेज से लौटते वक्त घर के नज़दीक पहुंचने पर अचानक से कबीर गाड़ी लेकर कली के सामने आ पहुंचे और उसको अंदर बैठने के लिए कहने लगे। एक बार फिर से उनके इस अटपटे व्यवहार के कारण वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान ने सुबह उसे सुनसान सड़क पर तन्हा छोड़ दिया था, अब घर के करीब पहुंच जाने पर उसे अपनी गाड़ी में बैठने का ऑफर क्यों दे रहा है। उसके सवाल या नजरों को देखकर कबीर एक बार फिर से खींचते हुए बोले, चुपचाप गाड़ी में आकर बैठोगी या रात भर यहीं खड़े रहने का इरादा है। इस तरह बीच सड़क पर खड़े होकर समय बिताने के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। वक्त पर अगर घर पहुंचना चाहती हो तो चुपचाप अंदर आकर बैठ जाओ, वरना मैं माँ के सवाल पूछने पर उन्हें बता दूंगा कि उनके लाडली को शौक है पीछ रहा रुकने का। कली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस टाइप का बंदा है जो खुद की गलतियों दूसरों के सिर मर देता है और बातें तो ऐसी करता है जैसे ये कितना फिक्रमंद इंसान है। आखिर में क्यों ऐसे इंसान के साथ जा रही हूँ जो अपने आप में एक पहेली है, जिसको सरल करना मेरे बस की बात नहीं। कली गाड़ी में बैठी मन ही मन कुल रही थी, जिसका कभी पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों को एक साथ घर आते हुए देखकर माँ खुश होते हुए बोली, जल्दी से दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, शाम की चाय साथ में पियेंगे। दोनों ही शख्स एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन माँ के सामने दोनों को झूठा नाटक करना पड़ रहा था, जिसमें कली को भी मजबूरी में अपना किरदार निभाना था, क्योंकि उसके कारण माँ जी को ठेस पहुँचे ऐसा वो चाहती नहीं थी। लेकिन कबीर की नज़दीकी उसे अजीब सी उलझन में डाल देती थी, जिससे बचने की वो लाख कोशिशें कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका हर एक रास्ता कबीर से होकर गुजरता था, जो हर बार उसके लिए अत्यंत कठिनाई भरा होता था। कबीर सबके सामने तो अच्छा बनने की कोशिश करते थे, लेकिन अकेले में मौका मिलते ही कली को उस गलती की सज़ा देते थे जो उसने किया ही नहीं होता था। और कली इन सब बातों से धीरे धीरे पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसे इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। कई बार तो कबीर की हरकतों को देखकर उसे रोना भी आ जाता था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी कि वो अपनी आंखों के आंसुओं को किसी और के सामने दिखा भी नहीं सकती थी। कबीर का टॉर्चर उसे अकेले ही सहना पड़ रहा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कहीं और रहने की व्यवस्था कर सके। जब कभी भी पिता का फोन आता तो वे झूठ बोल देती कि यहाँ खुश है, लेकिन यहाँ वो कितनी खुश है ये उसकी अंतरात्मा ही जानती थी। चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो कबीर उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। क्या उसने कोई ऐसी गलती की है जो उसे याद ना हो? लेकिन काफ़ी देर तक सोचने के बावजूद भी उसे अपनी कोई ऐसी गलती नज़र नहीं आई, जिसके कारण कबीर उससे इस कदर खफा रहते थे कि उसे इंसान समझना ही भूल गए हैं। लेकिन मैं बिना किसी गलती के अब कबीर का टॉर्चर और नहीं सहूँगी और उनकी अगले गलत व्यवहार पर उनसे सवाल भी करूँगी और उन्हें उनकी गलती का एहसास भी करवा कर रहूँगी। ऐसा सोचते हुए कब वो नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। काफी रात गई खटपट की आवाज़ से उसकी अचानक से नींद खुल गई और वो झट से उठ बैठी। उसने घंटे की ओर देखा जो 1:30 बजाने का इशारा कर रही थी। कुछ देर बैठी उस आवाज़ को सुनती रही, फिर खड़े होकर उस आवाज़ की दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगी। यह आवाज़ छत पर किसी की चहलकदमी की थी। आगे बढ़ते हुए वो डर भी रही थी, रात के इस वक्त छत पर कौन हो सकता है जब परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए हाथ में अपनी सुरक्षा के लिए किचन से बेलन उठाकर धीरे धीरे सधे कदमों से सीढ़ियां पार करते छत पर पहुंचे तो सामने देखकर एक बार तो उसकी सारी हिम्मत जवाब दी गई।
क्योंकि दरवाज़ा खुला था और सामने किसी शख्स की परछाई नजर आ रही थी। लेकिन फिर से हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे उस शख्स के करीब पहुंचते हुए अपना बेलन उठाकर उसके सिर पर वार करने ही वाली थी कि तभी उस इंसान ने पलटकर उसके एक हाथ को उसकी कमर से लगाते हुए एक हाथ से उसे अपने बेहद करीब खींच लिया, जिससे एकदम से कली का हाथ उसके सीने पर जा लगा। उन दोनों के बीच इस वक्त सिर्फ 1 इंच का फासला रह गया था, जो अगले कदम के साथ ही उनके होठों को आपस में जोड़ सकता था। दोनों एक दूसरे की धड़कन साफ महसूस कर पा रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे को देखकर आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि दोनों ने ही कल्पना नहीं की थी कि वो दोनों इस वक्त छत पर अकेले हों, और वो भी इस तरह एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों के सांसों की गर्माहट एक दूसरे के चेहरे को साफ साफ महसूस हो पा रही थी। कबीर ने ड्रिंक किया हुआ था, जिसकी महक से अचानक कली को वॉमिटिंग शुरू हो गई और कबीर की शर्ट पूरी तरह खराब हो गई। और उसकी ये हरकत देखकर एक बार फिर से कबीर का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। उनकी आंखें ड्रिंक के कारण पहले से ही लाल हो चुकी थी, और अब इस हरकत के बाद तो वो पूरी तरह गुस्से में अपनी उंगलियों को कली की आंखों के सामने घुमाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त छत पर आने की? ये वजह है मुझे तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं, क्योंकि तुम बेवजह दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करती हो। उनका गुस्सा देखकर कली वहां से भागना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त कबीर पूरी तरह से नशे में थे। वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से वो उसके साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करे। लेकिन वो अपना अगला कदम बढ़ाकर वहां से निकलती उससे पहले ही कबीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैंने जाने के लिए बोला तुम्हें, नहीं ना? तो क्यों जा रही हो? उसके कदम वहीं ठिठक गई। मन तो किया पल में नीचे पहुंच जाए, लेकिन कबीर का गुस्सा देखकर वो डर चुकी थी। कबीर ने उसकी आंखों के सामने ही अपनी शर्ट खोलने शुरू कर दी, जिसे देखकर कली काफी घबरा चुकी थी। वो सहमते हुए हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगते हुए बोल रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मुझे लगा कोई चोर हो सकता है, इसीलिए मैं चली आई थी। सामने वो हाथ छोड़कर गिड़गिड़ा रही थी और कबीर हाथों में अपना शर्ट लिए हुए उसके करीब बढ़ रहे थे। वो अपने कदम पीछे लेती हुई दीवार से जाने लगी और कबीर आगे कदम बढ़ाते हुए उसे और ज़्यादा डरा रहे थे। एकदम से उसके करीब आकर उसके हाथों में अपना शर्ट रखते हुए बोले, इसे साफ कौन करेगा? जो गंद फैलाया है उसे तुम्हें ही समेटना होगा। खबरदार, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी जिंदगी को और भी नर्क बना दूंगा, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और समझ लेना कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे तुमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं। इसी में तुम्हारी भलाई है। इस वक्त कली की जान गले में अटकी हुई थी। वो शर्ट को हाथ में लेकर उनको धक्का देकर वहां से इस तरह से भाग खड़ी हुई, जैसे अगर वो पल भर और रुक गई होती तो उसकी सांसें ही रुक जाएंगी, और वो कबीर को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती थी। उसे इस तरह भागते हुए देखकर कबीर के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कान तैर गई। उसकी इस हरकत को देखकर कुछ देर पहले कबीर के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कुराहट उसके जाते ही एक बार फिर से गुस्से में बदल गई, और अपने गुस्से के कारण अपने हाथों को उठाकर छत की रेलिंग पर दे मारा, और कुछ देर पहले की मुस्कुराहट के बारे में सोचते हुए अपने आप को मन ही मन कोसते हुए बोले, ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों मैं इस लड़की के कारण अपने आप में बदलाव महसूस कर रहा हूँ? मेरे मन की कश्मकश मुझे एक बार फिर से कमज़ोर बना रही है। अगर मैंने जल्द ही इस बारे में सही फैसला नहीं लिया तो एक बार फिर से मुझे उन्हीं अंधेरों में भटकना पड़ेगा, जिनसे बाहर निकलने में मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी और अपनी बाकी रिश्तों के साथ जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस लड़की में आखिर ऐसा क्या है जो चाह कर भी मैं इससे दूर नहीं हो पाता हूँ? बार बार हमारी राहें हम एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अभी अभी इस लड़की ने जो हरकत की उसके लिए मैं इसका मुंह तोड़ देता, लेकिन अनजाने में ही उसकी हरकतों पर मुस्कुरा रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? कि ये लड़की मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है? क्या परिवार की तरह मैं भी इस लड़की की चालाकी की लपेटे में फंस रहा हूँ? क्या ये चालाक लड़की अपने मंसूबे में कामयाब हो रही है? जल्दी मुझे अपने सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इस बार फिर से मैं अपने जीवन के अंधियारों में भटकने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, और इस बार शायद चाह कर भी मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। पिछली बार तो परिवार की खातिर मुझे अपने आप को संभालना पड़ा, लेकिन अगर मैंने फिर से वही गलती दोहराई तो इस बार मुझे मेरी गलती मेरे अंत तक पहुंचा देगी, जिसे मैं चाह कर भी रोक नहीं पाऊंगा। रेलिंग पर हाथ मारने की वजह से उनके हाथों से खून निकलने लगा था, लेकिन इस वक्त उनके अंदर के दर्द के सामने इस दर्द का उन्हें कोई एहसास नहीं था। कुछ देर ऐसे ही अपने दर्द के बीच बैठे रहने के बाद कबीर ने जेब से अपना रुमाल निकालकर अपने हाथों से टपकते ब्लड को रोकने के लिए हाथों पर लपेट लिया, और फिर वापस अपने कमरे में लौट आए। दूसरी तरफ कबीर की आज की नज़दीकियों के कारण कली पूरी तरह से हिली हुई थी। आज के पहले कभी भी उसने किसी लड़के की करीबी को इस तरह महसूस नहीं किया था, और आज अचानक से कबीर की इस हरकत के कारण वो अंदर तक सहम चुकी थी,
कमरे में आकर वो अपनी अनियंत्रित धड़कनों को बड़ी मुश्किल से संभालने की कोशिश कर रही थी। अपने हाथों में उनके शर्ट को देखकर घबराते हुए उसने शर्ट को सामने फर्श पर फेंक कर मारा, जैसे वो उनकी शर्ट ना होकर स्वयं कबीर हो, जो एक बार फिर से उसके सामने आ खड़े हुए हों। वो अपने आप को उनसे कैसे बचाएगी? ऐसे विचार मन में आते ही एक बार फिर से उसका शरीर डर से कांपने लगा। कहाँ तो वो कबीर से अपने सवालों के जवाब मांगकर उन्हें एहसास करवाने के बारे में सोच रही थी, और कहाँ आज ये सब हो गया। कमरे में आकर दोनों ही अपने डर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जाने अनजाने दोनों ही एक दूसरे का सामना करने से बचना चाहते थे। लेकिन परिस्थितियां हर बार उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर देती थी कि एक दूसरे के प्रति मन की कड़वाहट कम होने के बजाय और बढ़ जाया करती थी। वक्त के साथ साथ दोनों अनजाने में एक दूसरे के प्रति ज़बरदस्त गलतफहमियों का शिकार बनते जा रहे थे। दोनों के बीच हुई उस रात असमंजस्य में कटी। अगली सुबह कली ने कबीर के डर से उनके शर्ट को धोकर और प्रेस करके अच्छी तरह से रख तो दिया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी दोबारा उनके करीब जाकर उन्हें शर्ट वापस देने की, क्योंकि कल रात उसने कबीर का जो नया रूप देखा था, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं थी दोबारा उनका सामना करने की। आज जब उसको बुलाने के लिए उसके कमरे में आई तो कमरे में कबीर की शर्ट देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था जब कबीर ने किसी के साथ इस तरह नॉर्मल बिहेवियर किया हो। क्योंकि आज से पहले अगर कोई गलती से भी उनका सामान छू देता था तो वो उस इंसान पर अपना सारा गुस्सा निकाल देते थे। उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं था कोई उनके सामान को छुए या फिर उनके कमरे को अस्त व्यस्त करे। लेकिन कली के कमरे में उनकी शर्ट देखकर माँ के मन में कुछ अलग ही ख्वाब सजने लगे थे। की हरकतों से अनजान कली को उस खूबसूरत ख्वाब के रूप में देख रही थी, जो उनके बच्चे के अस्त व्यस्त जीवन को सही पटरी पर ला सकती थी। लेकिन शायद उन्हें इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि उनके इसी बेटे ने कली के जीवन को पूरी तरह से नर्क बनाकर रखा हुआ है। कली को चुप रहने के बदले काफ़ी सजा भुगतनी पड़ रही थी। अगले दिन कॉलेज में कली की बेस्ट फ्रेंड राशि ने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए कली को इनवाइट किया। उसने अपने कुछ खास दोस्तों के साथ कॉलेज के बाद एक अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी रखी थी। कली राशि को मना करना चाहती थी, लेकिन राशि के बार बार जोर देने पर उसने मानसी जी से फ़ोन पर बात करके इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसको राशि के बर्थडे पार्टी में जाने की परमिशन दे दी, और साथ ही साथ ये भी कहा कि उसे अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है, लौटते समय कबीर उसे अपने साथ ले आएंगे। का नाम सुनते ही कली की सांसें एक बार फिर से उसके हलक में अटक गई थी, क्योंकि जिस इंसान की परछाई से भी वो दूर भागना चाहती थी, वो इंसान बार बार उसके सामने आकर खड़ा हो रहा था, जिसके दहशत के कारण उसके जीवन की दुश्वारी और भी बढ़ती जा रही थी। कबीर का नाम सुनकर कली ने राशि को साफ साफ शब्दों में मना करना चाहा कि वो उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाएगी, लेकिन माँ जी से बात हो जाने के कारण राशि उसको अपने साथ ले जाने के लिए जिद पर अड़ गई थी। इसलिए मजबूरी में ना चाहते हुए भी कली को उसकी बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा। कली राशि के जिद पर उसके बर्थडे पार्टी में आ तो गई थी, लेकिन यहाँ भी उसके दिल और दिमाग में कबीर के बारे में सोचकर उथल पुथल मची हुई थी। सारी सहेलियां वहाँ पर उपस्थित होकर राशि की बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही थी। वहाँ पर इकलौती कली ही ऐसी शख्स थी जो यहाँ होकर भी कबीर के ख्यालों में गुम थी। उसका डर उसके ऊपर इस कदर हावी हो रहा था कि वो मन ही मन ये निर्णय ले रही थी कि पार्टी खत्म होते ही वो कबीर का इंतजार किए बिना खुद से ही घर वापस लौट जाएगी। लेकिन उसकी बुरी किस्मत इस बार भी उसे धोखा दी गई जब अपनी आंखों के सामने से आती कबीर की गाड़ी को देखा। वो पार्टी खत्म होने से पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उनकी गाड़ी देखते ही कली पार्टी के बीच में ही छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि वो कबीर को अपनी तरफ से किसी भी बुरी तरह उलझुल बातें करने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। उसे पता था कि अगर उसने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो कबीर उस बात का बतंगर बना सकते हैं और फिर सारी सहेलियों के बीच में उसका कचरा हो जाएगा, जिससे समेटना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। कली को इस तरह परेशान देखकर राशि उसके पास आकर कारण पूछा तो कली ने कबीर के आने की बात उसे बता दी, जिसे सुनकर राशि खुद खुश होकर बोली, चलो अच्छा हुआ तुम्हारा चाहने वाला खुद ब खुद इस पार्टी में आ गया। मैं भी तो देखूं आखिर ऐसी क्या बात है उसमें जो तुम हर वक्त उन्हीं के बारे में बातें करती रहती हो। जरूर कुछ खास बात होगी। हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचते हुए कबीर की गाड़ी के पास आकर कबीर को अंदर चलने के लिए कहने लगी तो उसकी हरकत को देखते हुए कली का सारा वजूद कांपने लगा। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि अगले ही पल कबीर की तरफ से इस हरकत के लिए क्या जवाब आने वाला है। इसलिए चुपचाप वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए राशि के पीछे मुंह छुपाए तब तक खड़ी रही जब तक कबीर ने गाड़ी का दरवाजा ओपन करके बाहर आते हुए ही नहीं कहा, राशि जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए अगर आप अपनी सहेली को जल्द ही छुट्टी दे देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कबीर के मुंह से इस तरह की मीठी बातों को सुनकर कली अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी।
उसे इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो शख्स उसके सामने करेले से भी ज़्यादा कड़वी बातें करता है, आज वही शख्स राशि के सामने एक नए रूप में अवतरित होकर उसके जन्मदिन की बधाई इतनी मिठास के साथ रस भरी बातों से दे रहा है। और वहीं राशि कबीर की मीठी आवाज़ सुनकर पल भर में ही उस पर फिदा हो चुकी थी और कली की कोहनी पकड़कर उसको आगे खींचते हुए कान में बोली, क्या यार, तुम तो इनके जितनी तारीफ करती हो ये तो बिल्कुल उसके उलट प्रभाव रखती हैं। मैं तो कुछ ही पलों में इस हैंडसम बंदे की शख्सियत से प्रभावित हो चुकी हूँ। अगर तुम बीच पे ना होती तो अपने सेटिंग के बारे में सोचती, लेकिन तुम भी क्या याद करोगी कि किस दिलदार सहेली से पाला पड़ा है। चलो, तुम्हारे लिए मैंने इस खूबसूरत पल को भुला दिया। राशि की इस हरकत और उसके लगातार नॉन स्टॉप बकबक को सुनकर जहाँ कबीर का चेहरा फिर से अपने वास्तविक रूप में लौट रहा था, वहीं दूसरी तरफ कली ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जल्द से जल्द ये मनहूस पल खत्म हो और वो इस खूंखार इंसान के जुल्म करम से बच जाए। आज उसे राशि पर भी गुस्सा आ रहा था। बेवजह बकबक कर रही थी, उसका मन कर रहा था कि आज उसके जन्मदिन के दिन ही उसका गला दबा दे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी ये बातें उसके लिए कितनी जानलेवा साबित होने वाली हैं। काफ़ी देर तक राशि की बकबक सुनने के बाद कबीर से जब सहा नहीं गया तो उन्होंने बड़े प्यार से कली का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता उससे पहले ही कबीर ने उसे थाम लिया। अगर आप अब खाली हो चुकी हो तो क्या घर चलने का कष्ट करेंगी? घर पर माँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। फ़ोन की आंखों में देख रही थी, उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज़ दौड़ने लगी। कबीर भी उसको आंखों में देख रहे थे और उन दोनों को इस तरह से देख राशि बड़ी खुश हो रही थी। कबीर ने एकदम झटके से उसे छोड़ा तो कली भी सीधी खड़ी हो गई और चुपचाप राशि से विदा लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने ही जा रही थी। तभी कबीर की धमकी भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, क्या मैं तुम्हारे पिताजी का नौकर हूँ? उसको उनकी बात का मतलब समझ नहीं आया और वह आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगी। उसे इस तरह अचंभित देखकर कबीर फिर से बोले, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे बैठ रही हो। चुपचाप आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाओ, वरना यही छोड़कर चला जाऊंगा। फिर रात भर मनाती रहना अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी। वो उनकी बातों का मतलब समझकर जल्दी से आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई और उनके कहने पर फटाफट सीट बेल्ट लगा ली, जैसे अब वो कबीर को बेवजह बातें सुनाने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। कबीर भी चुपचाप गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे की तरफ देखने लगे। कली बीच बीच पे उनके शांत चेहरे की तरफ देखकर कुछ देर पहले की बात सोच रही थी, जब उन्होंने उसका प्यार से हाथ पकड़कर गिरने से थामा था और साथ साथ राशि की बातें भी उसे याद आ रही थी। क्या इन सब पर राशि की बातों का कोई असर नहीं हुआ है, या फिर ये कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं मुझे परेशान करने का? वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब घर पहुंचने पर कबीर उसको कई बार आवाज़ दे चुके थे, लेकिन वो उनके साथ होकर भी उनके शांत व्यवहार के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। उसे पता नहीं था कि उसे परेशान करने के लिए कबीर अगले पल कौन सा भयंकर तूफान लाने वाले हैं। कली को इस तरह बेवकूफ़ों वाली हरकत करता हुआ देखकर कबीर उसकी तरफ का डोर ओपन करते हुए बोले, मिस कली, अब क्या रात भर गाड़ी में ही बैठी रहोगी या घर के अंदर चलने का भी तुम्हारा इरादा है? तुम्हारी ये बचकानी हरकतें और तुम कभी कभी मुझे समझ में नहीं आती हो। ना जाने माँ और दादी को तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी हरकतों में तुम्हारी मासूमियत कैसे नजर आती है। वो हर पर आते हुए गाड़ी से बाहर आ गई। इतने दिनों तक कली उनके साथ रहकर इतना तो समझ चुकी थी कि उनके अतीत में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो उन्हें आज भी परेशान कर रहा है। शायद कहीं ना कहीं यही वजह है कि वो अपने उसी गुस्से का गुबार मेरे ऊपर निकाल रहे हैं, क्योंकि घर और बाहर के बाकी लोगों के साथ तो वो काफ़ी नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन मुझे सामने देखते ही उनके बिहेवियर में अपने आप जो चेंज आ जाता है और मेरी छोटी सी गलती भी मुझे बड़ी परेशानी में डाल देती है। कबीर को इतना कूल देखकर कली की आखिरकार हिम्मत करके पूछ ही लेती है, आपको राशि की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? क्या आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? जारी है। अब कली के इन सवालों को क्या जवाब देने वाले हैं कबीर अगले भाग में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।